इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फॉल 2021 के पास्ट पेपर जिसका कोर्स कोड है IT104 उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सी लैंग्वेज का पेपर है जिसका कोर्स टाइटल है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसके सेक्शन ए को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये इजीली कहीं से भी इंटरनेट से मिल जाता है इसका आंसर। जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है ये प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ स्ट्रक्चर टू स्टोर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्लेयर अलॉन्ग विद मिनट्स एंड सेकंड्स टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसमें क्या कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स के 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने हैं, जिसमें एक होगा डिस्टेंस नाम का वेरिएबल, एक होगा मिनट्स और एक होगा सेकंड्स। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रोग्राम शुड इनपुट द रिकॉर्ड ऑफ 2 प्लेयर्स एंड देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द विनर। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 2 प्लेयर्स के रिकॉर्ड को इनपुट करेगा। ठीक है, यूज़र इनपुट करेगा और उनमें से जो विनर होगा उसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर और साथ उसका रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने अब राइट करना है अपने कोड एडिटर में। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। सबसे पहले तो मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करूँगा। उसके बाद मेन फंक्शन लिखूँगा मैं। और सबसे लास्ट पे रिटर्न 0 की स्टेटमेंट, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे प्रोग्राम का, जो कि हर प्रोग्राम में, हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है जिसमें 3 वेरिएबल्स हमने ऐड करने हैं, जिनका नाम क्या होगा, डिस्टेंस, मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा मेन फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर किया जाता है। उसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम हम लिखेंगे। स्ट्रक्चर का नाम हम कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि स्ट्रक्चर का नाम ये हो या वो हो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन के मुताबिक हम स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे प्लेयर। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर का नाम रख लिया। अब इसमें हम 3 वेरिएबल्स ऐड करेंगे। तो ये एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया कि हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया और उसमें हमने 3 वेरिएबल्स ऐड कर लिए जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। उसके बाद क्या करना है, 2 प्लेयर्स हमने बनाने हैं। ठीक है, और 2 प्लेयर्स का रिकॉर्ड हमने इनपुट करना है और उनमें से हमने विनर डिसाइड करना है और उस विनर को हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है अलॉन्ग विद रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड भी हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो 2 प्लेयर्स बनाने का मतलब क्या है, हम इस स्ट्रक्चर के 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यह है, सबसे पहले हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम प्लेयर बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको मैं कह लेता हूँ P1, मतलब कि प्लेयर 1। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे लेता हूँ P2। ठीक है, तो यहाँ पर P1 का क्या मतलब है, प्लेयर 1, और P2 का क्या मतलब है, प्लेयर 2। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए P1 और P2 दिया, आप प्लेयर 1 और प्लेयर 2 भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 प्लेयर्स के रिकॉर्ड को इनपुट करना है। ठीक है, तो जहाँ पर इनपुट का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर स्कैनएफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्कैनएफ की मदद से इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा। ये मैंने स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवा लिया, एंटर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेयर।
मतलब कि सबसे पहले मैं इनपुट क्या लूँगा, डिस्टेंस को इनपुट लूँगा जो कि फर्स्ट प्लेयर कवर करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्कैनएफ की स्टेटमेंट लिखूँगा। अब यहाँ पर मैंने कौन सी वेरिएबल में इनपुट लेनी है, P1 के डिस्टेंस वाले वेरिएबल में मैंने इनपुट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा P1 डॉट, ये मेरे पास तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, यहाँ इनमें से मैं डिस्टेंस वाले वेरिएबल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लेयर 1 का डिस्टेंस हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बाकी क्या रिकॉर्ड बचता है, डिस्टेंस तो हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद दो चीज़ें और हैं, मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और स्टेटमेंट इधर लिखेंगे, प्रिंट एफ की, मैसेज पहले प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा लिया, एंटर द टाइम फॉर द फर्स्ट प्लेयर टू कवर द डिस्टेंस, मतलब कि जो फर्स्ट प्लेयर ने डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम कंज्यूम किया वो हमने इनपुट लेना है। उसके बाद मैं स्कैनएफ की स्टेटमेंट लिखूँगा। इस स्कैनएफ के अंदर ना मैं क्या करता हूँ, मिनट्स और सेकंड्स दोनों को एक साथ इनपुट ले लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं अलग अलग जो है ना लाइनों में लिखूँ, मैं एक ही लाइन में दोनों इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मिनट्स एंटर करेंगे, उसके बाद स्पेस और साथ सेकंड्स एंटर करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, %d स्पेस %d, और इधर मैं बलतरतीब दोनों वेरिएबल को इधर मेंशन करूँगा, P1 डॉट मिनट्स और P1 डॉट सेकेंड्स, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि एक ही लाइन के अंदर दोनों वैल्यूज़ मैं इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यू स्पेस के साथ सेपरेट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सेपरेटर कोई भी लगा सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ, कुछ भी और भी लगा सकता हूँ, लेकिन जो भी मैं इधर सेपरेटर लगाऊंगा, एक वैल्यू लिखने के बाद मुझे वो वाला सेपरेटर एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि फ़र्ज़ करिए इधर मैं स्पेस की जगह कॉमा लगा देता हूँ। अब जब इनपुट मैं करूँगा तो मैं किस तरह से इनपुट करूँगा, पहले मैं मिनट्स एंटर करूँगा, उसके बाद कॉमा लगाऊँगा, उसके बाद 7 सेकंड्स एंटर करूँगा। तो इस तरह से इनपुट चली जाएगी इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर, लेकिन मैं इधर स्पेस ही रखता हूँ, ठीक है। मैं किस तरह से एंटर करूँगा, अब वैल्यूज़ पहले मैं मिनट्स एंटर करूँगा, फ़र्ज़ किया मैंने 5 एंटर कर दिया, उसके बाद मैं स्पेस दे के 20 एंटर करता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा 5 मिनट्स और 20 सेकंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक प्लेयर का डाटा इनपुट ले लिया, ठीक है। इन 4 लाइनों का क्या मतलब है, हमने पहले प्लेयर का डाटा इनपुट ले लिया। यहाँ पर मैं कमेंट लगा के मेंशन भी कर देता हूँ, फर्स्ट प्लेयर डाटा, ठीक है। अब इन्हीं लाइनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्लेयर 2 के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड प्लेयर डाटा, ठीक है। अब इसी तरह मैं फर्स्ट प्लेयर की जगह सेकंड कर देता हूँ, और जहाँ पर P1 है वहाँ पर मैं P2 कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पर फर्स्ट है मैं वहाँ पर सेकंड कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, अब सेम उसी तरह ये वाली 4 लाइनें क्या कर रही हैं, प्लेयर 2 के लिए इनपुट ले रही हैं, ठीक है। पहली 4 लाइनें प्लेयर 1 के लिए और अगली 4 लाइनें प्लेयर 2 के लिए। अब ये काम भी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने विनर डिसाइड करना है कि कौन सा इनमें से विनर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी आसानी के लिए मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी हमारा टोटल टाइम है ना, हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा, T1 और T2, ठीक है। T1 का मतलब है टाइम 1, मतलब कि पहले प्लेयर का टाइम, और T2 का मतलब है दूसरे प्लेयर का टाइम, ठीक है। अब T1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, P1 डॉट मिनट्स, इन मिनट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60 के साथ। अब जितने भी मिनट्स हो उसको 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड्स आ जाते हैं, ठीक है। और इन सेकंड्स में मैं प्लस कर देता हूँ जो हमारे पास सेकंड्स हैं, ठीक है, P1 के जो सेकंड्स हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल टाइम है वो सेकंड्स की सूरत में हमारे पास आ जाएगा। जो भी मिनट्स हैं
उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए, और जो भी P1 के सेकंड्स ऑलरेडी हमने एंटर किए हुए हैं वो उसमें प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल जो टाइम है फर्स्ट प्लेयर का वो सेकंड्स की सूरत में हमारे पास आ जाएगा T1 के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ, और अब मैं T1 को T2 के साथ चेंज कर देता हूँ, P1 की जगह P2 लिख देता हूँ, इधर भी P1 की जगह P2 लिख देता हूँ। इसी तरह प्लेयर 2 के लिए भी जो भी टोटल टाइम है वो हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमारे पास अब दोनों प्लेयर्स का टाइम सेकंड्स में आ चुका है। अब हमने डिसाइड करना है कि विनर कौन है। अब यहाँ पर भी मैं एक कमेंट लगा देता हूँ कि हमने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कमेंट लगाता हूँ लेट्स डिसाइड द विनर। यहाँ पर अब हम विनर डिसाइड करेंगे। इनमें से विनर कौन सा होगा कि जो कम टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा वो विनर करार पाएगा। ठीक है, यही लॉजिक बनता है ना, जो पहले जो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए वो विनर करार पाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ़ T1 इज़ लेस देन T2, मतलब कि अगर T1 जो है पहले प्लेयर का टाइम जो है दूसरे प्लेयर के टाइम से कम है तो फिर क्या होगा, पहला प्लेयर विनर करार पाएगा, क्योंकि पहले प्लेयर ने कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे, द विनर इज़ फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, ये हमने मैसेज प्रिंट करवा लिया, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने साथ इसका रिकॉर्ड भी प्रिंट करवाना है, तो हम इसका रिकॉर्ड भी प्रिंट करवा देते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। ठीक है, यहाँ पर मैं \n का इस्तेमाल करूँगा ताकि जो भी हमारी लाइन प्रिंट हो आगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेयर इज़ %d, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P1 डॉट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आ गया। अब उसने कितने टाइम में कवर किया है ये भी हम प्रिंट करवा लेते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं फिर से \n का इस्तेमाल करूँगा ताकि ये लाइन भी न्यू लाइन पे प्रिंट हो, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज़ %d सेकेंड्स। ठीक है, अब %d की जगह आ जाएगा T1, मतलब कि इतने टोटल सेकंड्स लगे ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो विनर हम डिसाइड एक हो गया। अगर T1 लेस देन T2, मतलब कि अगर पहले प्लेयर ने जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया दूसरे प्लेयर से पहले, ठीक है, तो फिर तो ये वाली कंडीशन चलेगी। लेकिन हमने दूसरे प्लेयर के लिए तो कंडीशन लगाई ही नहीं, तो हम दूसरे प्लेयर के लिए भी कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स इफ़ T2 इज़ लेस देन T1। अगर सेकंड प्लेयर जल्दी पहुंच जाए तो फिर हम इन्हीं 3 लाइनों को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इधर फर्स्ट की जगह मैं सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, इधर भी फर्स्ट की जगह मैं सेकंड लिख देता हूँ। इधर P1 की जगह मैं P2 लिख देता हूँ, और T1 की जगह मैं T2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड प्लेयर के लिए भी हमने उसका सारा डाटा प्रिंट करवा दिया। लेकिन यहाँ पर एक और केस भी है कि अगर दोनों का टाइम सेम हो, दोनों सेम टाइम पे पहुँच जाएँ, तो फिर अगर T1 इज़ इक्वल टू T2 हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर टाई हो जाएगा। उसके लिए भी हमने सूटेबल मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। फ़िलहाल तो 2 कंडीशन हमने लगाई, इफ़ T1 इज़ लेस देन T2, और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ T2 इज़ लेस देन T1। ये 2 कंडीशन तो होगी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन सिर्फ एक ही बचती है, जो कि यही है कि दोनों इक्वल हो जाएं। तो वो हमें दोनों की इक्वालिटी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट इधर लिखेंगे एल्स। ठीक है, मतलब कि एक ही कंडीशन हमारे पास बचती है कि दोनों बराबर हों। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूँगा टाई। सिंपल ये वाला मैसेज मैं प्रिंट करवा दूँगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या वाकई जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया, कोड किया, उसी तरह से ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है,
मैं रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर \n लगा देता हूँ ताकि प्लेयर 2 का डाटा जो है थोड़ा सा सेपरेट होकर नज़र आए प्लेयर 1 से, ठीक है। और उसके बाद जो विनर है वो भी थोड़ा सा सेपरेट होकर नज़र आए, ठीक है। अगर पहला विनर है या दूसरा विनर है या टाई हो रहा है, जो भी है वो थोड़ा सेपरेट होकर नज़र आए। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मैंने एंड का साइन नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। अब मेरे ख्याल हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक मुझे नज़र नहीं आ रही। इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैं रन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है, एंटर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेयर। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 500। फ़र्ज़ करें जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में हम ले रहे हैं, ठीक है। 500 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 500 एंटर करता हूँ। उसके बाद एंटर द टाइम फॉर द फर्स्ट प्लेयर टू कवर द डिस्टेंस। कितना टाइम लगा पहले प्लेयर को डिस्टेंस कवर करने में। तो ये 500 मीटर का डिस्टेंस मैं कहता हूँ कि उसने 5 मिनट और 20 सेकंड्स में कवर किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि हमने टाइम कैसे एंटर करना है, मिनट्स, स्पेस और फिर सेकंड्स, ठीक है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर एंटर किया है 5 मिनट्स और 20 सेकंड्स। मैं अब एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अब ये दूसरे प्लेयर के लिए मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, एंटर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड प्लेयर। अब उसके लिए भी मैं उतना ही लिखूँगा, क्योंकि जब भी कोई रेस लगती है, कोई जब रनिंग स्टार्ट होती है, तो जो डेस्टिनेशन है वो पहले से ही फिक्स्ड होती है और सब प्लेयर के लिए वो सेम होती है, ठीक है। एक ही तरह का डिस्टेंस कवर करना होता है और विनर जो होता है वो कौन सा करार पाता है कि जो जल्दी वहाँ पर पहुँचे। तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा। मैं यहाँ पर भी 500 एंटर करता हूँ और एंटर द टाइम फॉर द सेकंड प्लेयर टू कवर द डिस्टेंस। अब इसका मैंने टाइम इधर एंटर करना है। अब मैं कहता हूँ कि इसने 3 मिनट और 20 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा हमारे पास जो है ना विनर हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा, कौन विनर जो है करार पाया। तो ये देखें हमारे पास ये आंसर आ गया, द विनर इज़ सेकंड प्लेयर। क्यों? उसने कम टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड प्लेयर इज़ 500, ठीक है। द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज़ 200 सेकेंड्स। तो अगर हम देखें 3 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, क्या ये 200 सेकेंड्स ही बनते हैं? तो वाकई ये 200 सेकेंड्स ही बनते हैं, क्योंकि 3 मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, कितने सेकंड्स के इक्वल हैं, 180 सेकंड्स के इक्वल हैं। 180 में 20 मज़ीद प्लस करें तो 200 बनता है, ठीक है। तो 200 सेकंड्स हमारे पास आ गए। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। विनर भी डिसाइड हो गया और उसका डाटा भी हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह से हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं इस पेपर के दूसरे क्वेश्चन की जानिब, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट अ सिंगल प्रोग्राम दैट परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, डिक्लेयर करैक्टर स्ट्रिंग ऑफ साइज 10 से x1। इसमें क्या कह रहा है कि एक हमने करैक्टर की एक अरे बनानी है, ठीक है। करैक्टर स्ट्रिंग का मतलब ये है करैक्टर अरे, ठीक है, जिसका साइज़ हो 10 और उसका नाम क्या हो x1, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है वो, टेक लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अपर केस फ्रॉम यूज़र इन x1, ठीक है। इनपुट एक करनी है, क्या, एक लाइन इनपुट करनी है जो कि अपर केस में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, राइट अ फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ करैक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग एंड कॉल दिस फंक्शन इन मेन फॉर x1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स काउंट हों, मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कितने करैक्टर्स हैं, ठीक है। जो हमने स्ट्रिंग इनपुट की, स्ट्रिंग का मतलब है जो भी लाइन हम इनपुट करेंगे ना उसको हम स्ट्रिंग ही कहेंगे, ठीक है। उसकी हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है कि कितने उसमें करैक्टर्स हैं और उस फंक्शन को हमने कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। और इसमें हमने पास करना है क्या, ये x1 जो भी स्ट्रिंग है ना, जो जिसका नाम x1 है वो हमने फंक्शन के अंदर पास करनी है। और फंक्शन का काम क्या होगा, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने करैक्टर्स है उसका टोटल नंबर हमें बता देगा, ठीक है। मतलब कि कितनी उसकी लेंथ है, कितने उसके अंदर करैक्टर्स हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे क्या है, राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट द अपर के स्ट्रिंग टू लोअर के स्ट्रिंग, ठीक है।
तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने अपर केस स्ट्रिंग इनपुट ली है उसको कन्वर्ट करना है लोअर केस स्ट्रिंग में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आस्क की वैल्यू क्या होती है किसी भी करैक्टर की। ठीक है, आपको आस्क की टेबल का पता होना चाहिए। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि आस्क की टेबल क्या है और किसी भी करैक्टर की आस्क की वैल्यू क्या है। तो ये आपको हर करैक्टर के अगेंस्ट उसकी आस्क की वैल्यू शो हो रही है। ये कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या है 65, बी की क्या है 66, सी की क्या है 67। ये तरतीब के साथ है, ए से लेके जी तक है। ठीक है, और ये 65 से लेके 90 तक है। ये किन की है, कैपिटल लेटर्स की आस्क की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह लोअर केस लेटर्स की आस्क की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, ए की 97, बी की 98। ठीक है, मतलब कि इनकी भी तरतीब से है। और Z की क्या है 122। ठीक है, तो ए की कहाँ से स्टार्ट होती है 65 से कैपिटल ए की, और स्मॉल ए की 97 से। तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है 32 का। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल में है तो हम उसमें 32 अगर प्लस करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये इसके बैकएंड का लॉजिक है जिसको हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी सिर्फ इस हवाले से है कि इसमें आस्क की कोड्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। अगर कोई भी लेटर स्मॉल केस में है, ठीक है, तो उसको अगर अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम 32 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो है कैपिटल केस लेटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फर्ज करें ये ई है कैपिटल में, उसको मैंने अगर कन्वर्ट करना है स्मॉल ई में तो उसमें उस कैपिटल ई की आस्क की वैल्यू क्या है 69। तो उसको अगर तो 69 के अंदर अगर मैं 32 प्लस करूं तो 101 बनता है, और 101 के अगेंस्ट कौन सा करैक्टर है, स्मॉल ई। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अगर स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना हो तो 32 में माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए और कैपिटल को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ, इस प्रोग्राम का सल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था पहला प्रोग्राम जिसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो हेडर फाइल्स को तो मैं वैसे ही रहने दूंगा क्योंकि ये तो हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होनी ही होनी है। ठीक है, तो बाकी के प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूँ और नए सिरे से मैं प्रोग्राम एक बनाता हूँ, इंट मेन। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, लास्ट पे लिखूँगा रिटर्न 0। ठीक है, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम में वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने करैक्टर अरे लेनी है जिसका नाम क्या है x1। ठीक है, और उसकी लेंथ क्या होगी 10। तो मैं करैक्टर टाइप की अरे बनाऊंगा। ठीक है, उसका नाम क्या होगा x1। ठीक है, अरे बनाने के लिए हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं उसका साइज़ मेंशन कर दूंगा 10, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ये मैंने अरे डिक्लेयर कर दी करैक्टर टाइप की। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने एक लाइन इनपुट करवानी है विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ। एंटर द लाइन इन अपर केस लेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूँगा, %d तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, %f भी नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोट भी नहीं है, %c भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंगल करैक्टर नहीं है। यहाँ पर मैं करूँगा %s का इस्तेमाल। %s इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग हम करैक्टर अरे को ही कहते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा करैक्टर्स मिले हों आपस में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं %s का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर एंड लिख के उस अरे का नाम मैं लिख दूँगा। इस तरह से मैं कोई भी
स्ट्रिंग जो है इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि वाकई हमारा प्रोग्राम सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अभी मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है, रन हो रहा है। इसमें मैं कोई भी स्ट्रिंग जो है इनपुट लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में कुछ भी एंटर करता हूँ और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो रहा है। क्योंकि फिनिश ही होना है, हमने इसके आगे कोई कोड तो लिखा ही कौन नहीं अभी तक। ठीक है, तो हमारे पहले 2 पार्ट तो कवर हो गए। ठीक है, हमने करैक्टर टाइप की एक अरे ली जिसका नाम हमने रखा x1 और वो कितना उसका साइज़ है, 10 उसका साइज़ है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि एक लाइन इनपुट लेनी है अपर केस में, वो भी हमने कर लिया। अब थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, उसमें कह रहा है कि हमने एक फ़ंक्शन बनाना है। उस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि फ़ंक्शन का नाम यही हो हर हाल में, हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन उसका काम मेंशन किया गया है। काम क्या है कि जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मतलब कि मैं अगर ABC लिख देता हूँ तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि उसमें 3 करैक्टर्स हैं। अगर ABCDE लिखता हूँ तो फिर उसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि उसमें 5 करैक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लेंथ उसकी काउंट करनी है। तो उसके लिए मैं फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फ़ंक्शन जो है हमेशा मेन फंक्शन के बाहर हम बनाते हैं। तो फंक्शन की रिटर्न टाइम मैं लिखूँगा वाइड, क्योंकि फ़ंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, हमें ज़रूरत ही नहीं रिटर्न करवाने की। सिंपल हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है क्या, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने डिस्प्ले करनी है। तो फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर काउंट रख लेता हूँ। ठीक है, मीनिंगफुल नाम यही बनता है क्योंकि इसका काम क्या है, काउंट करना जो भी लेंथ है करैक्टर्स की स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और इसमें मैं स्ट्रिंग पास करूँगा। ठीक है, क्यों, फंक्शन का काम क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर जो हैं वो हमने डिस्प्ले करवाने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जब तक मैं उसको अरे पास ही नहीं करूँगा, उसको दूंगा ही नहीं अरे, तो वो कैलकुलेट कैसे करेगा, अपने पास से तो नहीं वो लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अरे जो है रिसीव कर लेता हूँ। अभी तक मैंने पास तो नहीं वैसे की, लेकिन पास मैं करूँगा। तो मैं रिसीविंग के लिए यहाँ पर जो है ना लिख लेता हूँ पहले ही। यहाँ पर भी मैं यहाँ लिखता हूँ x1 और वैसे ही जैसे मैंने डिक्लेयर किया था। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी है, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ जिसमें टोटल साइज़ में प्रिंट करवाऊँगा किसका, स्ट्रिंग का। ठीक है, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो मैं प्रिंट करवा लूँगा। द टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर, यहाँ पर मैं लिखूँगा %d, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवानी है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हम कैसे मेंशन करते हैं, इंटीजर की मदद से। 5 हैं, 9 हैं, 10 हैं, कितने हैं, जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो मैंने डिस्प्ले करवाना है। लेकिन यहाँ पर मैं वेरिएबल लिखूँगा कौन सा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने टोटल लेंथ प्रिंट करवानी है। तो लेंथ मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो सी लैंग्वेज के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है strlen। ठीक है, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, strlen स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो strlen के अंदर मैं जो भी स्ट्रिंग पास करूँगा ये फंक्शन मुझे उसका टोटल साइज़ रिटर्न कर देगा, बल्कि उसकी लेंथ मुझे बता देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ x1। जैसे ही मैं x1 पास करूँगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे इसकी टोटल लेंथ बता देगा। और टोटल लेंथ जब मेरे पास आ जाएगी तो ये वाली टोटल लेंथ इस %d वाले वेरिएबल की जगह पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे पास प्रॉपर एक मैसेज बन जाएगा, तो द टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर, जितने भी होंगे 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एक हिस्सा भी रह गया, वो ये कि इस फंक्शन को मैंने मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास नहीं की। ठीक है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ, एक लाइन का कोड है, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग ये पास कर देता हूँ, सिंपल। ये वाला हमारा थर्ड वाला पोर्शन भी कवर हो गया। अब सबसे लास्ट पे है कि हमने अपर केस लेटर्स को स्मॉल केस लेटर में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आज की वैल्यू का इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना है, बहुत आसान। उसके लिए भी मैंने क्या करना है, फ़ंक्शन बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, फ़ंक्शन बनाना है हमने। तो फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं।
तो जैसे कि टास्क है हमारा कन्वर्ट करना है हमने अपर केस से लोअर केस में, तो हम फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, तो ये भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल कन्वर्ट करेगा। इसका मैं नाम रख लेता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, तो इसमें भी मैं सेम उसी तरह अरे पास करूँगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और काम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्मॉल केस में। ठीक है, तो इसकी बॉडी में के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें तो हम सबसे पहले तो लूप चलाएंगे। ठीक है, जितने भी करैक्टर्स हैं उन सबको पहले रीड करेंगे, और कोई भी अपर केस करैक्टर है उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 32 उसमें ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाता है स्मॉल केस लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले लूप चलाऊंगा। लूप चलाने के लिए मैं एक आई नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर लूप मैं चलाता हूँ कहाँ से, ज़ीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है ज़ीरो से। ठीक है, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक चलाऊँगा, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ जैसे कि मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, strlen। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 5 या 6 या 7 जितनी भी है, यहाँ तक हमने अपना लूप चलाना है और हर आइट्रेशन के बाद हमने एक प्लस करना है। ठीक है, तो अब ये फॉर लूप की बात हुई। अब इसके अंदर हमें अपना लॉजिक जो है ना वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब का नाम क्या है x1, उसका जो इंडेक्स है क्या आई इंडेक्स है, मतलब जो इस वक्त आई की वैल्यू फर्स्ट में क्या होगी 0 होगी। आई की वैल्यू 0 है 1 है जो भी है लूप चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पे क्या होगी 0 होगी, तो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो 0 वाले इंडेक्स पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा सेकंड इंडेक्स पे परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह जितनी लेंथ है उतनी दफ़ा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस इंडेक्स पे क्या हो जो वैल्यू पड़ी है ना उसमें 32 ऐड हो जाए। ठीक है, और ये 32 ऐड होने के बाद उसी इंडेक्स पे जाके रिप्लेस हो जाए। ठीक है, जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी वो ख़त्म हो जाए और ये न्यू वैल्यू आ जाए। कैसे आए, ये पुरानी वैल्यू प्लस 32 ये एक न्यू वैल्यू बन जाएगी और न्यू वैल्यू जाके सेम उसी इंडेक्स पे जाके पुट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, मतलब कि स्मॉल केस लेटर, मतलब कि अपर केस लेटर जो है वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो इस 0 के इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, फ़र्ज़ करें हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, इनपुट करते हैं ABC, उसकी लेंथ क्या है 3 लेंथ है उसकी। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 3 से कम है, मतलब कि 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा और 2 पे चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा। 0 1 और 2 मतलब कि 3 दफ़ा चल गया। ठीक है, क्योंकि अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। तो जब पहली दफ़ा आइट्रेशन चली, पहली दफ़ा लूप चला, तो आई में क्या है 0, मतलब कि 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है ए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए के अंदर मैं 32 ऐड करूँगा तो कैपिटल ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ए में। ठीक है, और वो स्मॉल ए कहाँ पर जाके पुट हो जाएगा, जो पुरानी वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू क्या थी कैपिटल ए, कैपिटल ए में क्या जाके पुट हो गया स्मॉल ए। ठीक है, ये पहला करैक्टर चेंज हो गया अपर केस से स्मॉल केस में। इसी तरह जब दूसरा लूप चला तो आई में क्या वैल्यू है 1। ठीक है, और 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है बी, कैपिटल बी। उसी तरह कैपिटल बी के अंदर 32 प्लस किया, स्मॉल बी हो गया, और स्मॉल बी सेम उसी तरह पुरानी वैल्यू को अपडेट उसने कर दिया, स्मॉल बी आ गया उसमें भी। अब तीसरी दफ़ा इटरेशन चलेगी, आई में क्या आ जाएगा 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है सी। ठीक है, सी के अंदर 32 प्लस किया तो स्मॉल सी बन गया, और स्मॉल सी अपनी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और नई वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी स्मॉल सी। इस तरह हमारी पूरी स्ट्रिंग क्या होगी कैपिटल केस से स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कन्वर्ट तो हो गई, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, द कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज़। अब स्ट्रिंग को हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, किस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, %s। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा x1। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने तमाम काम कर लिए। जो 4 पॉइंट थे उसमें क्या थे, सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने करैक्टर अरे डिक्लेयर करनी है जिसका साइज़ है 10 और उसका नाम क्या है x1।
गया। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा था, हमने लाइन एक इनपुट करवानी है अपर केस में, जैसे कि हमने ये करवा लिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था कि हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें क्या हो, टोटल साइज़ उसका प्रिंट हो जाए, ठीक है। और उस फंक्शन को हमने कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। ये मैंने फंक्शन बना लिया जिसमें टोटल लेंथ प्रिंट हो रही है अरे की, और उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया मेन फंक्शन में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था कि हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें क्या हो, अपर केस लेटर जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना है स्मॉल केस में। तो वो काम भी मैंने कर लिया, लेकिन ये काम अभी तक होगा नहीं क्योंकि अभी तक मैंने इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया। तो इसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, कॉल कर लेता हूँ। और इसमें भी मैं x1 पास कर देता हूँ। जैसे ही ये यहाँ पर ये पास होगी स्ट्रिंग और यहाँ पर ये स्ट्रिंग रिसीव हो जाएगी, और इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँगा, इसको कन्वर्ट कर लूँगा स्मॉल केस में, ठीक है। और इसको मैं साथ ही प्रिंट कर दूँगा स्क्रीन पे। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं क्या वाकई जैसे हमने इसको कोड किया, जैसे जैसे हमने इसको देखा कोड करते हुए, जो जो हमने कहा, क्या वैसे ये काम भी कर रहा है प्रोग्राम के नहीं। तो इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। रन के बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगाना मैं भूल गया, ठीक है। ये सिंटैक्स एरर था। तो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, उम्मीद है कोई एरर नहीं बाकी बचा होगा। ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एंटर द लाइन इन अपर केस लेटर्स। तो मैं यहाँ पर सेम वैसे ही ABC एंटर करता हूँ और एंटर के बटन पर प्रेस करता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर 3, द कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज़ ABC। यहाँ पर मैं \n लगाना भूल गया, जिसकी वजह से न्यू लाइन में ये कन्वर्टेड स्ट्रिंग नहीं आ रही। मैं दोबारा से इसे ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं \n लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। अब दोबारा मैं इनपुट देता हूँ A, B और C, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास क्या आउटपुट आई है। द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर 3, बिल्कुल सही है। द कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज़ ABC। अब ये देखें सक्सेसफुली क्या हो गया, कैपिटल लेटर्स कन्वर्ट हो गए स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। इसी तरह एक और हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर से टेस्ट हम कर लेते हैं कोई और स्ट्रिंग एंटर करके। अब मैं एंटर करता हूँ ABCD। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर 5। क्या ये 5 ही हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। और कन्वर्टेड स्ट्रिंग क्या है, ABCDE स्मॉल लेटर्स में, बिल्कुल सही है। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ASCII कोड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ सीरीज़ रीड n फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। ये वाली सीरीज़ हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है, बल्कि डिस्प्ले नहीं करवानी, इसका सम हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। जो भी सीरीज़ है कहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ से शुरू हो रही है और n तक जा रही है। n क्या है, जो नंबर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है रीड n फ्रॉम कीबोर्ड। जैसे ही यूज़र एंटर करेगा n, फ़र्ज़ किया कि यूज़र एंटर करेगा 5, तो ये सीरीज़ कहाँ तक चलेगी, 5 तक। यूज़र अगर एंटर करेगा 10, तो ये सीरीज़ कहाँ तक चलेगी, 10 तक। तो जितनी भी सीरीज़ होगी उस सारी सीरीज़ को प्लस करके हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है आंसर। सिंपल इतना सा काम है। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन इसको इतना लाइट नहीं लेना, ज़रा गौर से इसको समझना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। तो ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया इसको फिर से मैं कमेंट कर देता हूँ और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ इंट मेन, सेम वैसे ही प्रोसेस जो कि हम पिछले प्रोग्राम में करते आए हैं, रिटर्न 0। हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि n जो है वो रीड करवाना है यूज़र से, और सीरीज़ जो दी गई है उसका सम हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल लूँगा, एक इन टाइप का जो कि n होगा, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और दूसरा होगा फ्लोट टाइप का जिसमें मैं आंसर स्टोर करवाऊँगा। अब ये मैं फ्लोट टाइप में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो सीरीज़ है उसका आंसर हमारे पास इशारिये की वैल्यू में आ सकता है, बल्कि यकीनन इशारे की वैल्यू में ही आएगा अगर आप सीरीज़ को गौर से देखें तो
इसलिए मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल यहाँ पर लूँगा ताकि उसका आंसर हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, एंटर एन। ठीक है, यहाँ पर मैं स्कैन एफ लिख लेता हूँ और %d का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैंने इंटीजर करैक्टर इनपुट लेना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड एन। ठीक है, ये इनपुट ले लिया हमने। यहाँ पर मैं 5 इनपुट करूँ, 10 करूँ, जितना भी करूँ। अब उसके बाद क्या होगा, मैं एक लूप चलाऊँगा। लूप चलाने के लिए मैं एक आई वेरिएबल लूँगा। ठीक है, और फॉर लूप चलाऊँगा। इस आई को मैं स्टार्ट करूँगा 1 से क्योंकि हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से। ठीक है, और इसको मैं कब तक चलाऊँगा, जब तक लेस देन और इक्वल टू n है। ठीक है, 5 है, 10 है या 15 है, जितना भी है n, या 1000 है, तब तक चलेगा जब तक n से लेस है या इसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद मैं i++ कर दूंगा हर आइट्रेशन के बाद। अब यहाँ पर मैंने वो सीरीज़ अपनी लगानी है। अब इस आंसर को मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ 0 के साथ। फर्ज करें हमारा इनिशियली आंसर 0 है, इसके अंदर 0 स्टोर है। अब उस आंसर के अंदर मैं वैल्यू अपडेट करता हूँ, ये पुरानी वैल्यू आंसर की, प्लस हमारे पास सीरीज़ क्या है, i, बल्कि i नहीं, 1 डिवाइडेड बाय i। ठीक है, यही है ना सीरीज़ हमारे पास। जैसे कि फ़र्ज़ करें यूज़र एंटर करता है 5। अब फर्स्ट टाइम जब आइट्रेशन चलेगी तो i में क्या वैल्यू स्टोर है, 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1। तो हमारी सीरीज़ में पहला पार्ट बिल्कुल सही एक्यूरेट है, जैसे कि 1 मेंशन है सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो आंसर +1 इज़ इक्वल टू 1 और इसमें जाकर स्टोर हो गया। अब जब दूसरी आइट्रेशन चलेगी, आइट्रेशन मतलब कि दूसरा लूप चलेगा, तो i में क्या वैल्यू स्टोर होगी, 2। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक और चीज़ यहाँ पर जहन में रखें कि सी लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर इज़ इक्वल टू इंटीजर। अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर में ही आता है, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पर आंसर फ्लोट में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लोट के अंदर। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कहलाती है, क्या कहलाती है कि एक वेरिएबल को हम किसी दूसरे डाटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें तो वो क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग। तो अब हमारे पास 1/2 का आंसर क्या आएगा, 0.5। ठीक है, और वो 0.5 किस में प्लस हो जाएगा, 1 के अंदर। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा, 1.5। ठीक है, इसी तरह जब तीसरी आइट्रेशन चलेगी, मतलब कि तीसरा लूप चलेगा, तो i में क्या होगा, स्टोर 3। ठीक है, तो पुराना हमारे पास आंसर क्या है, 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 मेरे ख्याल बनता है 0.33। ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाए। इसी तरह जितने भी लूप चलेंगे तो वो सब का आंसर सम होने के बाद इस आंसर के अंदर स्टोर होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास उस सीरीज़ का सम आ जाएगा किसके अंदर, इस आंसर वाले वेरिएबल के अंदर। चाहे वो n एंटर करता है, 5 एंटर करता है, 10 एंटर करता है, 1000 एंटर करता है, जितना भी एंटर करता है वो लूप 3 दफ़ा चलेगा और सीरीज़ का सम जितना भी है वो इस आंसर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, उस सीरीज़ का सम। ठीक है, तो अब उस सीरीज़ के सम को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, द सम ऑफ सीरीज इज़, अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा %f का क्योंकि वैल्यू जो प्रिंट करवानी है वो है फ्लोट टाइप की। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आंसर। अब इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ क्या वाकई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर n। मैं यहाँ पर n एंटर करता हूँ, मैं 3 एंटर करता हूँ। अब ये देखें बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आ रहा है, द सम ऑफ सीरीज़ इज़ 1.83। लेकिन ये देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, पॉइंट के बाद काफ़ी सारे डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये आउटपुट हमें मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। इसको मैं मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, % और f के दरमियान मैं 0.2 लगा दूँगा। इससे क्या होगा, इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही शो होंगे। तो मैं इसे दोबारा रन कर लेता हूँ।
मैं फिर से 3 एंटर करता हूँ। तो अब देखें हमारे पास इसकी जो आउटपुट आ रही है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। द सम ऑफ सीरीज़ इज़ 1.83। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा एक दफ़ा फिर से टेस्ट करता हूँ इसे, और यहाँ पर मैं अब एंटर करता हूँ 2। द सम ऑफ सीरीज़ इज़ 1.50। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर आ रहा है। तो देखें कितना सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है सेक्शन सी वाले, थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन हैं बिल्कुल सिंपल। ये जो सेक्शन सी का जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बिल्कुल एक लाइन का कोड है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है एक लाइन का कोड। क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी लूप और कंडीशन। जो मेन ट्रिकी पार्ट है ना वो ये वाला है। उसने कहा है कि बगैर कोई कंडीशन लगाए और बगैर कोई लूप लगाए आपने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है 2 नंबरों के दरमियान। ना कोई इफ एल्स की स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ना स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही किसी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने डिसाइड करना है कि 2 नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ, तो देखते हैं हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस पहले वाले प्रोग्राम को मैं फिर से कमेंट आउट कर दूंगा जैसे कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं लिखूंगा इंट मेन, उसी तरह स्ट्रक्चर सारा। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो 2 वेरिएबल्स हैं वो यूज़र से इनपुट लिए जाएं। ठीक है, हम खुद से भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं और खुद से भी वैल्यूज़ असाइन उसे कर सकते हैं उन 2 वेरिएबल्स को। ठीक है, मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक ए लेता हूँ उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, और एक बी लेता हूँ उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, बल्कि यहाँ पर कामा लगाना था, और एक बी वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 5। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना था। तो इन 2 वेरिएबल के दरमियान हमने क्या करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने जो है ना प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है? तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैक्स। ठीक है, इसमें स्टोर करवाऊँगा मैक्सिमम वैल्यू। अब कैसे स्टोर करवाऊँगा, इसके लिए ये वाला लॉजिक लगे, ज़रा गौर से देखना है आपने। ए ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी ग्रेटर देन ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब ये लाइन को समझने से पहले ना एक चीज़ जहन में रखें, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज में ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। फिर से अगेन सुने गौर से, ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करें, ए ग्रेटर देन बी। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की क्या है 5। हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाई ए में क्या है 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या जवाब आ गया 10। इसमें 10 आ गया, उसके बाद प्लस करना है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इधर 10 आ चुका है, अब ये वाला हिस्सा हमने प्लस करना है। तो ये कंडीशन चेक करें, बी ग्रेटर देन ए, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं ये ट्रू नहीं, ये तो फॉल्स है, बी तो लेस है ए से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 0, क्योंकि फॉल्स का मतलब है 0। तो 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, तो आंसर हमारे पास क्या आया 10। तो ये देखें क्या मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से 10 ही है? हाँ बिल्कुल 10 है, तो मैक्सिमम के अंदर स्टोर हो गई। ये देखें कितना सिंपल है, कितना आसान है थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन कितना सिंपल और एक लाइन का कोड है ये। ठीक है, इसी तरह हमने अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैं सेम इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं मैक्स की बजाय मिन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ज़रा फिर से इसे गौर से देखें तो आंसर आपके पास मिनिमम वैल्यू का आ गया होगा। ठीक है, अब ए लेस देन बी, क्या ये ट्रू है? नहीं ये ट्रू नहीं, ये तो फॉल्स है। यहाँ पर 0 आ गया, 0 को
आप ए से मल्टीप्लाई करें, ए में जो भी है ये ज़ीरो ही आंसर आएगा। ये हिस्सा तो हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब बी लेस देन ए, क्या ये ट्रू है? हाँ ये तो ट्रू है। अब यहाँ पर आ गया वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी से, बी में क्या है 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 वैल्यू किस में स्टोर होगी? मिनिमम में। तो क्या 5 मिनिमम है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने बगैर कोई लूप इस्तेमाल किए, बगैर कोई कंडीशन इस्तेमाल किए, हमने मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर लिए। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की मदद से मैं दोनों वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करवा लूँगा, मिनिमम को भी और मैक्सिमम को भी। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ %d एंड मिनिमम वैल्यू इज़ %d। अब मैं बिल्कुल उसी तरतीब से इधर मैक्स लिख देता हूँ और इधर मिन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कामा नहीं था लगाना, लगा भी लिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें कितना छोटा सा जो है कोड है और हमारा प्रोग्राम बन गया। मैं इसे रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कामा नहीं लगाया, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर है। अब उम्मीद है रन होगा, कोई एरर नज़र नहीं आ रहा मुझे। रन के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 5। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इस पास्ट पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है राइट अ C++ प्रोग्राम। वैसे C++ लिखा हुआ है लेकिन हम C में ही इसे सॉल्व करेंगे। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ लीप ईयर्स बिटवीन 2 गिवन ईयर्स, इफ़ देयर इज़ नो लीप ईयर इन द गिवन पीरियड डिस्प्ले अ सूटेबल मैसेज। इसमें क्या करना है कि हमने 2 ईयर्स इनपुट करवाने हैं, एक स्टार्टिंग ईयर और एक एंडिंग ईयर। उन 2 ईयर्स के दरमियान जितने भी लीप ईयर्स हैं ना, उनका हमने टोटल प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे कि उस पीरियड के दरमियान कितने टोटल लीप ईयर्स हैं। अगर कोई भी नहीं है तो उसका भी हमने सूटेबल एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। यहाँ पर आपके जहन में आता होगा कि जो भी 4 साल के बाद जो एक साल हमारे पास आता है, जो कि पूरा पूरा 4 पे तकसीम हो जाता है, वो लीप ईयर है। जैसे कि सन 2000, सन 2004, सन 2008, सन 2012, ये सारे लीप ईयर हैं, ठीक है। ये भी लॉजिक ठीक है, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है। हर ऐसा साल जो कि 4 पे डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें एक ईयर पीछे गुजरा, एक सदी पहले, सन 1900, क्या वो लीप ईयर था? 4 पे वैसे वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं था। क्यों? वो 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो वो लीप ईयर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन भी है, ऐसा ईयर जो कि 400 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो, 400 पे भी, ठीक है। 400 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, वो भी लीप ईयर है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी हो रही होगी आप लोगों को। अब सिंपल आपने जहन में ये रखना है, 3 कंडीशंस हैं कि ऐसा ईयर जो कि 4 पे डिवाइड हो जाए, उसके साथ ऐसा ईयर जो कि 400 पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो, और यहाँ 100 पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो, फिर वो कहलाएगा लीप ईयर, ठीक है। मैं इसका कोड लिख के आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको सी लैंग्वेज में कोड करेंगे, लिखेंगे और हम लीप ईयर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ, ठीक है। मैं पहले प्रोग्राम को कमेंट आउट करूँगा जैसे कि हम पहले करते आए हैं। इंट मेन लिखूँगा, इंट मेन का ब्लॉक स्टार्ट करूँगा, रिटर्न 0 की स्टेटमेंट। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 2 ईयर्स एंटर करवाने हैं यूज़र से, स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर। उन दोनों के दरमियान जितने भी लीप ईयर्स हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। बल्कि उसका टोटल सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि टोटल नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स। ये नहीं बताना कि ये लीप ईयर्स हैं, बस इतना बताना कि इसमें इतने लीप ईयर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर और टोटल नंबर ऑफ
लीप ईयर्स, ठीक है। तो मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 0 के साथ। फ़र्ज़ करें हमारे पास शुरुआत में कोई लीप ईयर नहीं है, 0 है, नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ आई नाम का, ठीक है, जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा लूप चलाने के लिए, क्योंकि हमने एक रेंज के अंदर डिसाइड करना है कितना लीप ईयर्स हैं। तो रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा और आई को स्टार्ट करूँगा। आई को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग ईयर से, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर से मैं स्टार्ट करूँगा इसको और कहाँ तक चलाऊँगा, एंडिंग ईयर तक, एंडिंग ईयर तक मैं चलाऊँगा, ठीक है। और इस रेंज के अंदर मैं डिसाइड करूँगा लीप ईयर्स कितने हैं, ठीक है। और हर आइट्रेशन के बाद, हर लूप के बाद मैं एक एक प्लस करता जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ तो छोड़ ही गया, मैंने इनपुट तो करवाया ही नहीं, ना स्टार्टिंग ईयर और ना एंडिंग ईयर। तो इनपुट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ स्क्रीन पे, एंटर स्टार्टिंग ईयर, ठीक है। स्कैन एफ करता हूँ, %d का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, एंड का साइन और यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर लिख दूँगा। सेम उसी तरह एंडिंग ईयर के लिए भी मैं ये 2 लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंडिंग ईयर और इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर लगेगा लॉजिक, ठीक है। इफ़ अब आई के अंदर ही हमारा ईयर होगा ना, क्योंकि मैं आई को स्टार्ट कहाँ से करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग ईयर से, और एंड कहाँ पर करवा रहा हूँ, एंडिंग ईयर पर, ठीक है। मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं एंटर करता हूँ स्टार्टिंग ईयर 2000 और एंड करता हूँ 2022, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, 2000 से। मतलब कि आई की वैल्यू ही हमारे पास ईयर के तौर पर काम करेगी, ठीक है। तो मैं आई को ही इस्तेमाल करूँगा। इफ़ आई का हम मॉडुलस लें 4 के साथ और रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक है। ये एक कंडीशन तो चेक हो गई लीप ईयर फाइंड करने के लिए। उसके साथ एंड का साइन मैं लगाऊंगा। अब एंड का साइन आपको पता होगा क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हों तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अगर एंड का साइन लगा हो तो। और अगर और का साइन लगा हो तो क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है, ठीक है। तो एंड को मेंशन करने के लिए सी लैंग्वेज में इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है 2 दफ़ा एंड का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, एक और चेक करता हूँ क्या ये वाला जो आई है, मतलब कि ये जो ईयर है, ये 400 पे भी पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो ठीक है, लीप ईयर है ये भी। उसके साथ और की कंडीशन लगाऊंगा, और के लिए ये 2 वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके साथ मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा, आई जो है वो 100 पे पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली कंडीशन लाजमी चेक हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, प्रॉपर इनक्लोजिंग कर देता हूँ सबकी, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को मैं इनक्लोज कर लेता हूँ मज़ीद ब्रैकेट्स के साथ, क्योंकि ये वाला पोर्शन अलग है, इसमें और की कंडीशन लग रही है और दूसरे में एंड की कंडीशन लग रही है। ब्रैकेट मेरे ख्याल में एक कम है अभी, अब पूरी हो चुकी हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। ये कंडीशन लग गई। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर मेरे पास आंसर ट्रू आ जाता है कि आई का मॉडुलस 4 के साथ अगर हम करें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए, मतलब कि जो ईयर है वो 4 पे पूरा डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। ये तो कंडीशन होगी ट्रू। उसके साथ दूसरी भी हमें ट्रू चाहिए क्योंकि ये एंड है। दूसरी में क्या है, ये 2 कंडीशन है मज़ीद इसके अंदर और उनके दरमियान और लगा हुआ है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा, और ये ट्रू मिलके हमारे पास आंसर ट्रू होगा। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर है, ठीक है। एक तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि जो ईयर है वो 4 पे पूरा डिवाइड हो रहा हो, उसके साथ वो ईयर 400 पे भी पूरा डिवाइड हो रहा हो। अगर ये हो गया तो लीप ईयर है। लेकिन साथ ये भी हम चेक करेंगे कि वो ईयर 100 पे पूरा डिवाइड ना हो रहा हो,
अगर 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें 1948, ठीक है, ये एक ईयर है हमारे पास, वो 4 पे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद क्या वो 400 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। और की कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमने इधर नॉट लगाया है कि 100 पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है? और का। ये ट्रू हो या ये ट्रू हो तो हमारे पास आंसर ट्रू ही आएगा। ये ट्रू हो गया और साथ ये भी ट्रू, मतलब कि वो लीप ईयर है। ठीक है, इसी तरह सन 1900, वो हम देख लेते हैं क्या वो लीप ईयर है। वैसे मैं बता दूं आपको वो लीप ईयर नहीं है, तो कंडीशन के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं, क्या वो 4 पे हो रहा है डिवाइड? हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद क्या वो 400 पे हो रहा है? नहीं हो रहा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या वो 100 पे डिवाइड नहीं हो रहा? वो तो हो रहा है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये फॉल्स आ गई। और एंड के साथ किसी को भी जो ना फॉल्स के साथ किसी को भी एंड करें तो फॉल्स ही हमारे पास आंसर आएगा, तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये लीप ईयर हुआ तो नंबर ऑफ़ लीप ईयर जो है उसमें हम प्लस कर देंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, आप जानते होंगे। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में एक जमा कर देता है, एक इजाफा कर देता है। तो जितनी दफ़ा भी लूप चलेगा, जितने भी लीप ईयर्स मिलेंगे, उतनी दफ़ा ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जब पहली दफ़ा लीप ईयर मिला 1 हो गया, दूसरी दफ़ा मिला 2 हो गया, तीसरी दफ़ा मिला 3 हो गया। इसी तरह जितने भी लीप ईयर्स होंगे उतनी इधर काउंटिंग होती जाएगी, और इस काउंटिंग को हम बाद में स्क्रीन पे प्रिंट करवा लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन द गिवन पीरियड इज़ %d, और %d पे क्या आएगा, ये वाला वेरिएबल का नाम आ जाएगा। सिंपल, इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं क्या इस लॉजिक में कोई गलती तो नहीं हो गई। इसको रन करते हैं हम, ये रन हो चुका है। अब क्या कह रहा है, एंटर स्टार्टिंग ईयर। भाई यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर एंटर करता हूँ 2000, एंटर एंडिंग ईयर 2022। द टोटल नंबर ऑफ़ लीप ईयर इन द गिवन पीरियड इज 6। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप ज़रा खुद गिन के चेक कर लें, टोटल नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स कितने गुजरे हैं सन 2000 से लेके अब तक? 6 ही गुजरे हैं। सन 2000, सन 2004, 8, 12, 16 और 20, टोटल 6 बनते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर से टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। अब इधर मैं एंटर करता हूँ 1900 से लेके 2000 तक। टोटल नंबर ऑफ़ लीप ईयर इन द गिवन पीरियड इज़ 25। आप कैलकुलेट करके चेक कर लें, 25 ही होंगे। क्यों? ये 1900 वाला लीप ईयर नहीं कहलाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद 1904, 8, 12, 16, 20, इस तरह से करके 2000 तक पहुँचेंगे तो आपके पास 25 लीप ईयर्स ही आएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा पास्ट पेपर अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचा अब। तो थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं था ये पेपर। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें।